प्रिय विद्यार्थियों, तो सातवां पॉइंट है अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। यानी किसने अंग्रेजों को सुविधाएं दी और उन सुविधाओं का अंग्रेजों ने कैसे दुरुपयोग किया। तो ये बात है सन 1717 की। बात कब की है बच्चों? सन 1717 की। और उस समय मुगल शासक था फर्रुखसियर। मुगल शासक कौन था? फर्रुखसियर। यानी उस समय मुगल शासक फर्रुखसियर था और बात है सन 1717 की। इस मुगल शासक फर्रुखसियर ने क्या किया? 3000 मुगल शासक फर्रुखसियर ने क्या किया? 3000 रुपए कर के रूप में अंग्रेजों को वार्षिक वेतन देने के लिए कहा था। यानी वार्षिक वेतन देने के लिए किसने कहा? फर्रुखसियर ने 3000 रुपए वार्षिक। यानी यहां वो अपना व्यापार करेंगे, व्यापार के लिए उनको एक कर देना पड़ेगा और वो भी कितना? वार्षिक कर 3000 रुपए देना पड़ेगा। किसको? मुगल शासक फर्रुखसियर को देना पड़ेगा और वो भी एक कर के रूप में। और कितना? सालाना के लिए। तब जब ये 3000 रुपए के बदले में उन्होंने क्या किया? अभी 3000 रुपए जब आप हमको दोगे तो आप हमारे यहाँ क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। तो इन व्यापार में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां धन संपन्नता अधिक थी, वो उन क्षेत्रों को फर्रुखसियर ने व्यापार करने के लिए कहा। तो उनमें कौन कौन सा है? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा राज्य में व्यापारिक कंपनियां स्थापित करने के लिए वहां कर देना पड़ता था। लेकिन फिर 1717 में फर्रुखसियर ने 3000 रुपए सालाना कर के रूप में अंग्रेजों को कहा भी आप बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा इन तीनों राज्यों में आप बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकते हो। चुंगी का मतलब यानी कोई टैक्स या कर नहीं दिया जाएगा, इसका आप वहां व्यापार कर सकते हो। लेकिन क्या है? अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक। लेकिन अंग्रेजों ने नवाब ने जो अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं दी थी, इन व्यापारिक सुविधाओं का इन्होंने दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। कैसे? यहां से बंगाल तथा बिहार और उड़ीसा इन राज्यों से जितना भी उत्पादन होता था, अंग्रेज क्या करते थे? उस माल को, यानी जो भारत के अंदर उत्पन्न माल था, उस माल को अंग्रेज अपना बताकर भी हम वहां से यूरोप से लेकर आए हैं, यह हमारा माल है, अच्छा माल है। इन अंग्रेज अपना माल बता करके समय धन कमाने लगे थे। क्या? यानी अपना धन बता करके और ऊंची कीमतों पर उनको बेचने लगे। इस कारण क्या हुआ? उन चीजों को समय की चीज बताकर यहां धन कमाने लगे। इस कारण जो नवाब का राजकोष था वो रिक्तता की ओर चला गया। यानी जो नवाब को जो वार्षिक कर के रूप में जो चुंगी या कर से जो मिलता था, वो अंग्रेज अपना माल बता करके और यहाँ बेचते थे भारत के अंदर। इस कारण नवाब का जो राजकोष था वो क्या था? रिक्त होने लगा। और इसे अपने यहाँ माल को बेचने के कारण उन्होंने जो व्यापारिक सुविधाएं मिली उनका गलत फायदा उठाया तथा भारत का नवाब उस समय सिराजुद्दौला था। इस कारण उनका जो राजकोष का खाना था वो रिक्त हो गया था। तो हमारा पॉइंट था वो क्या था? अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। यानी अगला पॉइंट क्या है? नवाब का कलकत्ता और कासिम बाजार पर आक्रमण। नवाब जो उस समय बंगाल का नवाब था, कौन? सिराजुद्दौला। उन्होंने कलकत्ता के अंदर अंग्रेजों की एक फैक्ट्री थी, यानी अंग्रेजों ने अपना व्यापार करने के लिए यहां एक कोठी का निर्माण किया था। कहां? कलकत्ता के अंदर। तो यानी इस कलकत्ता की कोठी पर इस नवाब ने क्यों आक्रमण किया? इसका कारण क्या था? 4 जून 1756 की बात है और जगह कलकत्ता की कौन सी है? मुर्शिदाबाद। जगह कौन सी है? मुर्शिदाबाद। कलकत्ता की ये जगह मुर्शिदाबाद थी। यहां अंग्रेजों द्वारा अपना एक कासिम बाजार यानी अपना बाजार, व्यापारिक बाजार लगाने के लिए एक कोठी का निर्माण किया गया था। यानी कोठी लगाई गई थी। कहां? मुर्शिदाबाद में के निकट अंग्रेजों ने कासिम बाजार की कोठी पर अधिकार कर लिया। किसने? यानी अंग्रेजों की जो मुर्शिदाबाद के अंदर व्यापार की जो कोठी थी उस पर आक्रमण किया। कब? 4 जून 1756 को उस पर आक्रमण किया। किसने? बंगाल के नवाब ने वहां पर आक्रमण किया। और यहां जो कोठी के अंदर अंग्रेजों का अधिकारी था उसका नाम था वाटसन। अंग्रेजों के अधिकारी का नाम क्या था? वाटसन था। इस वाटसन ने क्या किया? नवाब
ने वहां भयंकर आक्रमण किया। इस आक्रमण के डर से इस वाटसन ने नवाब के सामने अपना क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने? वाटसन ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस कारण नवाब का कलकत्ता और कासिम बाजार पर आक्रमण सफल रहा था, क्योंकि वहां जो अंग्रेजों की कोठियां लगाई गई थी, व्यापारिक दृष्टि से जो कोठियां थी, वो 4 जून 1756 को अब यानी बंगाल के नवाब ने वहां क्या किया, आक्रमण किया, तथा वहां का जो अंग्रेज अधिकारी वाटसन था, उन्होंने नवाब के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा जो अगला पॉइंट था, नवाब का कलकत्ता और कासिम बाजार पर आक्रमण। इसके बाद में तीसरा और जो 9 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस प्लासी के युद्ध का जो मेन मुख्य जो कारण निकल कर आया, वो है अलीनगर की संधि। पहले ये पढ़ेंगे अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी, क्यों हुई थी। तो इस अलीनगर की संधि से पहले एक बार जब कलकत्ता के यानी जो कलकत्ता के अंदर जो एक दुर्ग था, उस दुर्ग पर उस दुर्ग पर बंगाल के नवाब ने अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन अंग्रेज अधिकारी वाटसन तथा एक फेरुख नाम का अंग्रेज थे, इन दोनों ने पुनः कलकत्ता के ऊपर आक्रमण किया तथा वहां जितने भी नवाब के जो सैनिक थे, उन सैनिकों को मारकाट किया तथा वहां पुनः कब्जा कर लिया। जब इस चीज की यानी वहां पुनः कब्जा हो जाने पता चलता है किसको, नवाब को। इस चीज का पता किसको चलता है, यानी जो नवाब था बंगाल का, उसको पता चलता है। तब नवाब बंगाल से, तब जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, वो बंगाल से 40,000 सैनिकों को लेकर, कितने, 40,000 सैनिकों को लेकर कलकत्ता की ओर रवाना होता है। कितने हजार सैनिकों को लेकर, 40,000 सैनिकों को लेकर कलकत्ता की ओर रवाना होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कलकत्ता के दुर्ग पर जो इन्होंने अपना आक्रमण किया था उसको अपनी पक्ष में कर लिया था। ये बात अंग्रेजों को सहन नहीं हुई तथा अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता के जो दुर्ग था उस पर आक्रमण किया तथा उस आक्रमण के कारण उन्होंने कलकत्ता के दुर्ग पर पुनः कब्जा कर लिया। तब इस बात का पता चलता है किसको, बंगाल के नवाब को, और बंगाल का नवाब वहां अपने 40,000 सैनिकों को लेकर कहां चलता है, 40,000 सैनिकों को लेकर कलकत्ता की ओर रवाना होता है। कितने हजार, 40,000 सैनिकों को लेकर कलकत्ता की ओर रवाना होता है। कब? 6 फरवरी। कब शुरू होता है? 6 फरवरी 1757 को कलकत्ता के लिए कहाँ होता है, रवाना होता है। और इधर से वो यानी जो नवाब था, बंगाल का नवाब था, वो बंगाल से कलकत्ता की ओर रवाना होता है। और इधर कलकत्ता के अंदर जो अंग्रेजों का अधिकारी था उसका नाम था क्लाइव, यानी रॉबर्ट क्लाइव था। वो भी अपनी सेनाएं लेकर कलकत्ता से इधर इसका सामना करने के लिए आता है। तब दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। कब? 9 फरवरी। कब युद्ध होता है? 9 फरवरी 1757 को दोनों के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में जो बंगाल का नवाब था उसको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता है तथा मजबूरन रॉबर्ट क्लाइव के आदेशों पर मजबूरन बंगाल के नवाब दोनों के बीच में 9 फरवरी 1757 को ही, कब? 9 फरवरी 1757 को ही अलीनगर की क्या होती है, संधि होती है। किन किन के बीच में? देखो यहां से भी 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, पूछा जा सकता है अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई। तो एक तो अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव तथा दूसरा बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। और ये भी पूछा जा सकता है कब हुई थी। 9 फरवरी 1757 को। 6 फरवरी 1757 दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। 2-3 दिन युद्ध चलता रहता है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के पास में अंग्रेजी सैनिक ज्यादा थे, इस कारण बंगाल के नवाब को वहां हार का सामना करना पड़ा। इस कारण दोनों के बीच में क्या हुई, संधि हो गई। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ये जो दोनों के बीच में संधि हुई, किन किन के बीच में, बंगाल के नवाब तथा अंग्रेज अधिकारी जो रॉबर्ट क्लाइव था, इन दोनों के बीच में जो क्या हुई, संधि हुई थी। उस संधि के तहत आपस में दोनों की शर्तें रखी गई थी। वो शर्तें कौन सी थी, यानी शर्तें क्या क्या रखी गई थी कि, और रखने वाला कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने युद्ध को जीता है तो अपने संधि, तो पहली जो शर्त रखी गई थी वो क्या थी, पहली जो यानी अंग्रेजों की ओर से जो शर्त रखी गई थी वो क्या थी, अपनी इच्छा अनुसार कलकत्ता
की किलेबंदी करेंगे, कलकत्ता की किलेबंदी करेंगे। अब देखो पहली शर्त क्या रखी गई थी भी, जो अंग्रेज हैं, क्यों पहले तो कलकत्ता की किलेबंदी करने पर यानी मुगल जो ये बंगाल का नवाब था ये उनका विरोध करता था, लेकिन इन्होंने इस युद्ध में जब वो पराजित हो गया, यानी सिराजुद्दौला था जो इस अलीनगर के युद्ध में पराजित हो गया था, यानी अलीनगर के युद्ध में पराजित हुआ, तब अंग्रेजों और नवाब के बीच में संधि हुई। और उस संधि की शर्त की पहली शर्त क्या रखी अंग्रेजों ने भी, अपनी इच्छा अनुसार कलकत्ता की किलेबंदी करेंगे। संधि के तहत हम ये कहते हैं भी अंग्रेज है ना जो अपनी इच्छा अनुसार कलकत्ता की किलेबंदी करेंगे। इस किले जब हम वहां किलेबंदी करेंगे तो बंगाल का नवाब शर्त के अनुसार उस किलेबंदी को करने से नहीं रोक सकता। दूसरी शर्त क्या है, अंग्रेजों को भारत में सिक्के ढालने का। इससे पहले अंग्रेज यहाँ व्यापार करने के लिए तो आते थे लेकिन अपने सिक्के नहीं ढाल सकते थे। इस कारण जब अलीनगर की संधि हुई तो अंग्रेजों को भारत में सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया गया था, यानी कोलकाता के अंदर वो अपने सिक्के ढाल सकते हैं, अपनी टकसाल का निर्माण कर सकते हैं। तो दूसरा ये था। तीसरा पॉइंट, अब बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, पहले तो जो मुगल सम्राट था यानी जो फर्रुखशियर था उनको 3000 रुपए वार्षिक सालाना दिया जाता था। किन किन राज्यों में व्यापार करने के लिए, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा राज्यों में व्यापार करने के लिए। लेकिन जब अलीनगर की संधि हुई तो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा राज्यों में कंपनी को बिना चुंगी, यानी नवाब इतना बाधित हो गया था अलीनगर की संधि में भी, व्यापार करने के लिए उसको कंपनी की शर्तों को मानना पड़ा। जब युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया है तो शर्तें भी किन की होगी, अंग्रेजों की होगी। तो चौथी के जो क्षेत्र थे उन पर जब नवाब ने, सिराजुद्दौला ने जब अपना कब्जा कर लिया है तो अब उन पर अधिकार का वो क्षेत्र था वो अंग्रेजों को वापस देना पड़ेगा तथा वापस देना पड़ेगा। पांचवा है, यानी अंग्रेजों को उनकी फैक्ट्री, यानी सिराजुद्दौला को ये कहा गया है भी अलीनगर की संधि के तहत आपने जितने भी हमारी फैक्ट्रियों पर अपना कब्जा किया या अपनी फैक्ट्रियों को अपने अधिकार में लिया है वो इस अलीनगर की संधि के तहत हमको वापस लौटानी पड़ेगी। ये थी पांचवी शर्त। शर्त नंबर 6, इन सुविधाओं के बदले में अंग्रेज नवाब को सुरक्षा का आश्वासन दिया भी, अगर आपने हमारी जितनी भी ये फैक्ट्रियां लौटाई है, अगर बाहरी और कोई जाति आकर इन पर आक्रमण करेगी तो हम आपका साथ देने के लिए आपको आश्वासन करेंगे। तो ये थी अलीनगर की संधि जो 9 फरवरी 1757 को हुई थी। किन के मध्य, यानी जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के मध्य जो संधि यानी अंग्रेज संधि हुई थी। उन संधि की शर्तें निम्न प्रकार थी। संधि की शर्तें इस प्रकार थी। लास्ट और आखिरी जो पॉइंट है प्लासी के युद्ध के कारण का, वो है संधि की शर्तों का पालन न करना। देखो संधि हुई किन किन के बीच में थी, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला तथा उधर अंग्रेज अधिकारी कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। यानी जो संधि हुई थी उन संधि की जो शर्त थी उसका पालन दोनों साइड से नहीं किया गया था। पालन क्यों नहीं किया गया था, तो उधर जो बंगाल का जो नवाब था, बंगाल का नवाब, उन्होंने अंग्रेजों को यह आश्वासन दिया था भी हम आपको मुआवजे के रूप में, क्या है, मुआवजे के रूप में जितना भी आपकी फैक्ट्रियों पर हमने अधिकार किया है उन फैक्ट्रियों में जितनी भी आपके यानी जो सैनिक अधिकारी यानी युद्ध के अंदर जो मारे गए और जितने भी हमने आपकी फैक्ट्रियों को जितना नुकसान पहुंचाया है उसका मुआवजा देने का वायदा किया था। किस संधि के तहत, अलीनगर की संधि के तहत। लेकिन अंग्रेजों ने यानी उन शर्तों का पालन, इधर से नवाब ने मुआवजा देने का वादा तो किया था लेकिन उन्होंने वादा नहीं किया, यानी मुआवजा अंग्रेजों को नहीं दिया। इस कारण बंगाल के नवाब ने भी संधि का पालन नहीं किया तथा नवाब को जो मुआवजा देने का उन्होंने वचन दिया था वो उन्होंने अपने वचन को नहीं निभाया था। उन्होंने वचन को नहीं निभाया तो इधर अंग्रेजों ने भी अपने वचन को नहीं निभाया था। इस कारण जो अलीनगर की संधि थी उनमें शर्तें तो रखी गई थी लेकिन उन शर्तों का पालन न तो बंगाल के नवाब ने किया था और न ही अंग्रेजों ने किया था। तो प्रिय बच्चों, ये आज हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, यानी प्लासी के युद्ध के परिणाम। जो प्लासी का युद्ध था उसके हमने कारण पढ़े। अगर युद्ध तभी होगा जब कोई चीज की युद्ध तभी अवश्य होगा जब उसके कोई कारण हो। अगर युद्ध होगा तो उसके निकल कर क्या आएंगे, परिणाम भी हमारे सामने निकल कर आएंगे। तो हमारा जो
इन परिणामों को हम राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे, आर्थिक दृष्टि से भी इन परिणामों को देखेंगे और नैतिक दृष्टि से। यानी राजनीतिक दृष्टि से क्या परिणाम निकले, नैतिक दृष्टि से क्या परिणाम निकल कर आए, और यानी जो आर्थिक दृष्टि से क्या परिणाम निकले। तो राजनीति यानी जो प्लासी के युद्ध के जो परिणाम थे उसमें पहले हम पढ़ेंगे जो प्लासी का युद्ध था उसकी राजनीतिक महत्व क्या थी, राजनीतिक महत्व क्या था और उसका परिणाम क्या थे। तो पहला पॉइंट है, यानी जब हम परिणामों की राजनीतिक परिणामों की बात कर रहे हैं तो हमारा पहला पॉइंट है बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, तथा अंग्रेजों का जब प्रभुत्व स्थापित हो गया बंगाल पर, तब इन्होंने क्या किया, जो सिराजुद्दौला था उसका एक सेनापति था मीर जाफर, तब अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया, बंगाल का नया नवाब नियुक्त किया। बंगाल का नया नवाब क्यों नियुक्त किया, क्योंकि जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, लेकिन जब अंग्रेजों और इधर बंगाल का जो नवाब था, इन सैनिकों के मध्य जब प्लासी का युद्ध लड़ा जा रहा था, तब एक तरफ खड़ के इस युद्ध को सिर्फ मात्र देख रहा था कौन, मीर जाफर। क्यों, क्योंकि मीर जाफर पक्ष किसका लेता था, अंग्रेजों का पक्ष था। इस कारण बंगाल के अंदर जैसे अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ, सिराजुद्दौला को युद्ध के अंदर पराजित कर लिया तथा संधि के तहत, तब अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब नियुक्त कर दिया। तथा नियुक्त क्यों किया, क्योंकि वह सिर्फ अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र बन के रह गया था। क्यों, क्योंकि मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किनका था, अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने जब मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठाया, तब उन्होंने क्या किया, तब वो उनके अंग्रेजों के हाथों की क्या बन गई थी, कठपुतली बन गया था। जैसा अंग्रेज कहते थे वैसा का वैसा किसको करना पड़ता था, मीर जाफर को। अगर इन्होंने ये कहा भी हाँ आपको हमको कर देना पड़ेगा, तो मीर जाफर ने किया ऐसा ही। परंतु सिर्फ कहने को तो ये बंगाल का नवाब था, कौन, मीर जाफर कहने को तो बंगाल का नवाब था, लेकिन इशारों पर किसके नाचता था, अंग्रेजों के। तो राजनीतिक दृष्टि से जो पहला परिणाम निकल कर आया वो ये था। राजनीतिक जो परिणाम थे उसका पॉइंट नंबर हम दूसरा पढ़ते हैं। बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला था वो तो हमेशा ही विरोधी था किसका, अंग्रेजों का, लेकिन अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को पराजित कर लिया तथा उसके स्थान पर अपने हाथ की कठपुतली मीर जाफर को वहां क्या बना दिया, राजा बना दिया, वहां का नवाब। तब उसके बाद में प्लासी का जो युद्ध जो अंग्रेजों ने जीत लिया था, उससे जो कंपनी थी, अंग्रेज कंपनी थी, उसको भरपूर शक्ति मिली तथा बंगाल का क्षेत्र केवल अब जो बंगाल का क्षेत्र था वह अंग्रेजी सरकार के हाथों में आ गया। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा पॉइंट क्या है, प्लासी की विजय। प्लासी के युद्ध को अंग्रेजों ने जीत लिया, लेकिन अंग्रेजी कंपनी को यहां पर क्यों, क्योंकि उन्होंने बंगाल को जीत लिया, तो जो इतना धन संपन्न राज्य था उसको जीत लिया। दूसरी बात है, जो बंगाल का नया नवाब मीर जाफर था वो मुगलों के हाथों की क्या थी, कठपुतली मात्र बनकर रहे। जो 3 नंबर परिणाम है वो क्या है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में यानी प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में निर्णायक साबित हुआ। महत्वपूर्ण साबित हुआ। क्यों महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि उस समय जब नवाब था तब तो ये बंगाल के अंदर यानी वो अपने व्यापार नहीं कर सकते थे, नया कंपनी स्थापित कर सकता था, लेकिन जैसे ही मीर जाफर को बनाया गया तो उन्होंने अपनी महत्व जो मन की उनकी इच्छाएं थी उनको पूरा करने के लिए जो प्लासी का युद्ध था वो महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। लेकिन अब देखो, शक्ति तो बंगाल की किसके हाथों में थी, मीर जाफर के हाथों में थी। शक्ति तो बंगाल का राजा तो मीर जाफर था, लेकिन पूर्ण रूप से वहां का जो शासन था वो किनके हाथों में था, अंग्रेजों के हाथों में। तो राजनीतिक परिणाम महत्व का हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा। पॉइंट नंबर 4 परिणामों के अंतर्गत पॉइंट नंबर क्या 4। अब देखो, प्लासी के युद्ध में
मुगल जो सम्राट था, मुगल सम्राट की शक्ति व प्रतिष्ठा, यानी जो इसका मान सम्मान था, प्लासी के युद्ध में मुगल सम्राट की शक्ति व प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा था। गहरा आघात क्यों लगा था? क्योंकि कहने का नाम मात्र का राजा तो था वो भारत का, लेकिन किसके कहने पर चलता था? अंग्रेजों के कहने पर। तो प्लासी के युद्ध का चौथा परिणाम क्या था? राजनीतिक परिणाम क्या था? यानी राजनीतिक परिणाम क्या था? प्लासी के युद्ध में मुगल सम्राट की शक्ति व प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा था। उसमें लास्ट और आखिरी पॉइंट नंबर 5, लास्ट और आखिरी राजनीतिक महत्व का जो परिणाम था, उसमें लास्ट और आखिरी परिणाम क्या है? प्लासी की विजय ने भारत की अब देखो, अंग्रेजों की जब प्लासी के युद्ध में प्लासी की विजय ने भारत की दुर्बलता, प्लासी का जो युद्ध था, प्लासी के युद्ध ने भारत की दुर्बलता को प्रकट कर दिया, दुर्बलता को प्रकट कर दिया तथा अंग्रेज अपनी मनमानी से भारत में व्यापार करने लगे, अपनी मनमानी से भारत में व्यापार करने लगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो प्लासी का युद्ध था उसके कारण पढ़ लिए, प्लासी के युद्ध के हमने कारण पढ़ लिए, 10 जो कारण थे महत्वपूर्ण वो पढ़े। उसके बाद में प्लासी के युद्ध के हम परिणाम पढ़ रहे थे। तो आज इस क्लास में हमने प्लासी के युद्ध के जो परिणाम के अंतर्गत जो राजनीतिक परिणाम पढ़े, राजनीतिक परिणामों कौन कौन से थे उनके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।